अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का ये जो लेक्चर है ये सेट थ्योरी का बीएस मैथ्स वालों के लिए लेक्चर है, जो एक चेन सी चल रही है उसी सिलसिले में दिया जा रहा है। आज का ये जो लेक्चर है ये हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट लेने जा रहे हैं, उनसे उससे रिलेटेड है और उसके अंदर मौजूद कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने पीछे वाला जो लेक्चर चैप्टर 6 था उसको प्रिपेयर भी किया होगा और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझा होगा। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बुक को मस्ट फॉलो किया करो, बुक को जो उनसे लाजमी जो उनसे पढ़ा करें। उसके अंदर मौजूद जो एग्जांपल्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको मस्ट प्रिपेयर करें, क्योंकि ये कि बीएस के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इस वजह से आपको लाजमी प्रिपेयर करना चाहिए, आपके मार्क्स स्किप ना हो। अच्छा, चैप्टर का स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। ऑर्डर्ड सेट इसका नाम है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने ऑर्डर्ड सेट जो है, अगर आप लोगों को चैप्टर 3 याद हो तो मैंने आपको कुछ रिलेशंस पढ़ाए थे चैप्टर 3 के अंदर, और उन रिलेशंस में एक रिलेशन का नाम था पार्शियल ऑर्डर। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो था वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। ऐसे ही आज उनसे हम लोग पार्शियल ऑर्डर्ड सेट यानी पो सेट के बारे में पढ़ेंगे जी। सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन या डिफाइन कर रहा हूँ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। ये जो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है इसको हम लोग एब्रीवेशन उसकी पो सेट लिखते हैं। पी मीन्स पार्शियल, ओ मीन्स ऑर्डर्ड और एस सी टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसे कैपिटल से अगर लिख जाता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको बुक में अगर आप सिंबल देखेंगे तो इस तरह करके लिखा गया है। वो कोई इशू नहीं है, आप लोग सिंबल जिस तरह मर्जी डालें। बहरहाल आइडिया कन्वे करना मकसद था। डेफिनेशन की तरफ आ, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है क्या। अगर ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट एंड आर बी आ रिलेशन, यानी रिलेशन है कोई ऑन सेट ए के ऊपर, देन आर को कहेंगे, आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसे कहेंगे ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए इफ आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। अगर कोई रिलेशन आर जो उनसे किसी सेट ए पर डिफाइन किया गया है और वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है ये 3 कंडीशंस, सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशंस या फॉलोइंग कंडीशंस, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है ऑन सेट ए के ऊपर। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो आर शुड बी रिफ्लेक्सिव, आर को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दैट इज़ इसके अंदर क्या था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, हर एलिमेंट जो ए का है वो किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, यानी ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। और ये ए रिलेटेड टू ए या ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या था कि अगर कहीं कोई कहता है कि ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए और बी जो उनसे है वो अगर सिंपल रिलेशन की बात की जाए तो ऑर्डर पेयर की शक्ल में लाजमी आर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इसी तरह अगर ए रिलेटेड टू ए तो इसका मतलब ए कॉमा ए जो उनसे वो आर के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो थी एंटी सिमेट्रिक की, आर शुड बी एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, ये जो आप लोगों ने इससे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन एक देखा था उसमें और ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आपको डिफरेंस भी फिर समझ आनी चाहिए। आर एंटी सिमेट्रिक है, दैट इज़ अगर ए रिलेट करता है बी से एंड बी भी रिलेट करता है ए से तो लाजमी ए और बी बराबर होने चाहिए। इसको कहते हैं एंटी सिमेट्री की कंडीशन है। और ऊपर फॉर ऑल का लफ्ज़ यूज़ हुआ, यहाँ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब ये अगर ऐसा हो कि दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे मिलें कि ए रिलेट करे बी से और बी रिलेट करे ए से, तो ए और बी बराबर ऐसी सूरत में होने चाहिए। और मैंने आपको ये चैप्टर 3 में पावर सेट्स की एग्जांपल दी थी, जिस तरह हम लोगों ने देखा हुआ कि अगर ए सेट बी का सबसेट है और बी सबसेट ऑफ ए है तो फिर ए और बी बराबर होने चाहिए। तो ये वो कंडीशन की बात हो रही है। आम रियल नंबर्स में ऐसा मुमकिन नहीं होता।
अगर वन और टू जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं और टू और वन रिलेट कर रहे हैं तो उस सूरत में वन और टू इक्वल हो जाते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इस वजह से एंटी सिमेट्री की कंडीशन हर सेट के लिए नहीं होती। अच्छा, थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रहा हूँ। अगर ए रिलेट करता है बी से एंड बी रिलेट करता है सी से, तो ए जो है वो भी रिलेट करना चाहिए सी से। और इस प्रॉपर्टी को कहते थे, मैंने ऊपर वर्ड नहीं लिखा, जैसे यहाँ लिखा था आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर इज़ एंटीसिमेट्रिक एंड आर इज़ ट्रांजिटिव। तो कोई भी सेट जिसमें आर एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। उस सूरत में ए इस आर के साथ मिलकर पो सेट यानी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बनाता है। सो ए विद दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ पो सेट। तो अगर आपके पास पो सेट की डेफिनेशन आती है तो आप लोगों को मैंने आपके सामने डिफ़ाइन किया है पार्शियल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन। और लेक्चर के आगे चलते हुए मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी देता हूँ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की। चलें एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल साथ ही इस डेफिनेशन के वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी देखें आप लोग। कि हम लोगों ने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट देखा, अभी इसकी डेफिनेशन देखी। मतलब मेरे पास एक सेट है ये 1 2 3 4 आर, इसके ऊपर एक रिलेशन है और ये देखो रिलेशन में 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। उसके अलावा 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है। पहले तो ये चेक करें कि ये जो रिलेशन है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव की क्वालिटी है। यस, रिफ्लेक्सिव की क्वालिटी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स उनसे हैं वो ए रिलेटेड टू ए की क्वालिटी रखते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ए रिलेटेड टू बी आ रहा है तो क्या इसके अंदर बी रिलेटेड टू ए तो नहीं आ रहा? अगर ऐसा होगा तो फिर ए और बी इक्वल होंगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 1 अगर 2 के साथ आ रहा है तो 2 1 के साथ कहीं नहीं है। ऐसे ही 2 अगर 3 के साथ आ रहा है तो 3 2 के साथ नहीं है। सिमिलरली अगर 1 3 के साथ आ रहा है तो 3 1 के साथ नहीं। इसका मतलब एंटी सिमेट्री की क्वालिटी भी इसमें है, रिफ्लेक्सिव भी है ये रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक भी है। जो लास्ट रिलेशन था वो ट्रांजिटिव का था। अगर कोई दो ऑर्डर पे ऐसे जैसे ये 1 2 और 2 3 पड़ा हुआ है तो फिर 1 3 भी पड़ा होना चाहिए, वो भी साथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब है और कोई ऑर्डर पे ऐसे नहीं लिखे हुए जो ट्रांजिटिव के अंडर देखे जा सकें, लिहाजा ये थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। एग्जाम्पल ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहता है ए विद आर क्या है तो हम कहेंगे ए विद आर इज़ अ कोसेट। तो पार्शियल ऑर्डर सेट की मैंने डेफिनेशन विद एग्जांपल बताई। अब नेक्स्ट नंबर पे साथ ही मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ टो सेट की। अच्छा, ये टो सेट क्या है? लफ्ज़ बोला था पो सेट और अब मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ टो सेट की। अच्छा, टो सेट क्या है कि टो सेट जो है उसकी डेफिनेशन ज़रा देखो सब लोग। अगर हमसे कोई कहता है कि ए विद आर इज़ अ पो सेट, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑलरेडी हमें पता है कि पार्शियल ऑर्डर सेट है और आर इसका मतलब है उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है जो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो फिर जो सा है वो आर जो सा रिलेशन है, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन। उसे टोटल ऑर्डर रिलेशन कब कहेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन उसे बेटा टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन कब बोला जाएगा? अगर हर दो एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं मौजूद उनमें या तो ए रिलेट करे बी से या बी रिलेट करे ए से। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान ये रिलेशन होना चाहिए कि वो आपस में किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में मौजूद होने चाहिए, रिलेट करते नज़र आने चाहिए। मसलन अगर आप यहाँ गौर से देखो और ये फॉर ऑल का लफ्ज़ यूज़ हुआ, इसका मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट आपने ढूंढ लिया जो कि ए बी की शक्ल में या बी ए की शक्ल में रिलेशन के अंदर मौजूद ना हो, तो फिर वो रिलेशन जो है वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं हो सकता। उसे फिर पार्शियल ऑर्डर तो कह सकेंगे, यानी वो सेट तो होगा, टू सेट नहीं होगा अगर वो तीन क्वालिटीज़ पहली सेटिस्फाई कर रहा था। मसलन मैं आपके सामने जो ऊपर लिखी हुई एग्जांपल है इसी का हवाला, इसी का रेफरेंस देना चाहूँगा कि अगर आप इसको गौर से देखो, इस सेट ए के अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें 3 और 4
नज़र आ रहा है, कहीं भी आपको रिलेट करते नज़र नहीं आएंगे। ना 3 4 के साथ लिखा हुआ कहीं ऑर्डर पेयर में है, ना 4 3 के साथ किसी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और भी कोई एग्जांपल में और भी इस क्वेश्चन में सेट्स आप ढूंढ सकते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो यहाँ नहीं पड़े हुए, लेकिन एटलीस्ट आपने एक भी ऐसा ढूंढ लिया। नज़र आ रहा है एक सुपर वाली एग्जाम्पल में ना 3 रिलेट कर रहा है 4 से, और ना ही जो 4 है वो बेटा रिलेट कर रहा है 3 से। इसका मतलब ये हुआ ये सेट जो सा है पोस्ट सेट तो है, ये रिलेशन जो सा पार्शल ऑर्डर तो है, लेकिन ये रिलेशन जो सा है वो टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ से 4 उड़ा दूँ, अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखो और ये वाला ऑर्डर पे भी गायब कर दूं, तो फिर आपको नज़र आएगा कि ये रिलेशन जो है अब ये टो सेट है। यस, क्योंकि ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं दो एलिमेंट्स किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में एक दूसरे के साथ रिलेट करते नज़र आ रहे हैं। जैसे 1 2 जो सा वो इस ऑर्डर पेयर में नज़र आ रहा है, 1 और 3 इस ऑर्डर पेयर में रिलेट करता नज़र आ रहा है, 2 और 3 इस ऑर्डर पेयर में रिलेट करता नज़र आ रहा है। तो होपफुली आपको टो सेट की एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी और इसकी डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी। उसके अलावा बुक से भी एग्जाम्पल्स को देखिएगा। आगे इस लेक्चर में चलते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने पोस्ट सेट या टो सेट के वेरीफाई करने हैं, तो वो आपके सामने एग्जाम्पल्स आ तो जाएंगी। लेकिन ये जो लास्ट बात जो मैंने आपको भी बताई है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि पोस्ट सेट की जो 3 क्वालिटीज़ या 3 प्रॉपर्टीज़ थी, उसका तो नाम मैंने बता दिया था कि एक रिफ्लेक्सिव है, एक एंटी सिमेट्रिक है, एक ट्रांजिटिव है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये कंपैरेबिलिटी की कंडीशन, कंपेयर किए जा सकते हैं, इसे बोलते हैं कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी कंडीशन। इस कंडीशन का नाम मैंने आपको बता दी है। अगर ए रिलेट नहीं करता बी से या बी रिलेट नहीं करता ए से, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें पहले दिखाया था, ना ए रिलेट कर रहा था बी से, ना बी रिलेट कर रहा था ए से, उस सूरत में फिर हम कहते हैं कि ए पैरेलल टू बी है, और इस कंडीशन को कहते हैं पैरेललिज्म की कंडीशन। तो ये बातें आपको बुक में नज़र भी आ जाएंगी जब आप बुक के कुछ पेजेस को, और इस चैप्टर 7 के बारे में तो मैं ध्यान से बीएस मैथ्स वालों को स्पेशली गाइड कर रहा हूँ कि जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, असल में आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्सेप्ट्स ही मेन इम्पॉर्टेंस रखते हैं। चैप्टर 6 के अंदर बहुत सी थ्योरी थी, चैप्टर 7 के अंदर भी बहुत सी थ्योरी होगी, लेकिन ये है कि जो आपके लेवल की चीज़ें हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर 7 की डेफिनेशंस हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं। तो उन चीज़ों को आप बड़ी अच्छी तरह स्टडी करिएगा। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने अभी एग्जांपल्स देखी और मैंने एग्जांपल में बताया आप लोगों को कि जो पोस्ट सेट है वो क्या है और टो सेट वो क्या चीज़ है। अच्छा, पोस्ट सेट का पढ़ा हम लोगों ने, पोस्ट सेट के बारे में देखा एंड टो सेट के बारे में देखा। अच्छा, अब यहाँ मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, ये वर्ड ज़रा देखो सब लोग कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, उसके अंदर रियल नंबर्स के अंदर इस तरह का सिंबल लिखा हो, उसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। तो इस सिंबल को कहते हैं ये नेचुरल ऑर्डर है जो रियल नंबर्स में डिफाइन है। ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर इस सिंबल को बोलते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर किसी भी सेट एस के साथ जब आपने कोई रिलेशन लिखना होता है तो उसको हम लोग या तो ऐसे आर से लिखते हैं, लेकिन आर चूँकि इस तरह मिलता जुलता लगने लग जाता है जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स का सिंबल है, तो इस वजह से इस सिंबल को ऐसे लिखा जाता है। ये सिंबल ज़रा देखो सब लोग, तो इस सिंबल को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये जो सिंबल है ये एक रिलेशन का सिंबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है जैसे हम लोग ए रिलेट टू बी लिखते रहे हैं, अब आप लोग इस सिंबल को ऐसे करके यूज़ किया करेंगे। लेकिन मैं अमूमन क्वेश्चन करते हुए ये वाला सिंबल जो है इसको प्रॉपरली थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है लिखते हुए, तो मैं ऐसे लिख जाता हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आइंदा कि लेक्चर के अंदर जहाँ मैंने ये सिंबल यूज़ किया एक्चुअल में वो सिंबल ये है, और इसको पढ़ते क्या हैं कि इसे पढ़ते हैं ए प्रोसीड कर रहा है बी से, ए प्रोसीड बी। बहरहाल इसको आपने एक रिलेशन का सिंबल देना है, और जहां आप लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लिखते रहे हो आर के तौर पर, अब वो आर की जगह हम ये सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब है कहीं किसी सेट के साथ ऐसा सिंबल आपके सामने आएगा तो आपके दिन में फ़ौरन आना चाहिए ये कोई ऑर्डर्ड सेट है,
और इसमें ऑर्डर डिफ़ाइन है और उस ऑर्डर को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ वेज़ होते हैं। ये रिलेशन जो उनसे पार्शल ऑर्डर के साथ भी आ सकता है, ये सेट जो उनसे पार्शल ऑर्डर सेट भी हो सकता है, ये टोटल ऑर्डर्ड सेट भी हो सकता है। फ़िलहाल कहीं ये लिखा हुआ आएगा तो आपने इसे टोटल ऑर्डर्ड या सॉरी इसे सिंपल ऑर्डर्ड सेट्स के तौर पर पढ़ना है, जब तक कि आपको कोई कह नहीं देता कि ये पार्शल ऑर्डर्ड रिलेशन है या टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन है। अच्छा, अब यहाँ एक बात और बता दूं कि ये जो सिंबल मैंने अभी बताया है, अगर ये पार्शल ऑर्डर रिलेशन है, इफ़ ये पार्शल ऑर्डर रिलेशन है, पार्शल ऑर्डर्ड, अगर ये पार्शल ऑर्डर्ड रिलेशन है तो इसका जो इन्वर्स है, इसका जो इन्वर्स है वो इस तरह करके लिखा जाएगा और इसे कहेंगे ये ड्यूल ऑर्डर्ड रिलेशन कहलाता है। ड्यूल ऑर्डर्ड रिलेशन, इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड ड्यूल ऑर्डर्ड रिलेशन। तो आप लोगों को ये सिंबल भी एटलीस्ट पता होना चाहिए। मैं एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कह रहा हूँ, और चैप्टर 7 के पहले 2-3 पेजेस जब आप स्टडी करोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ लिखी हुई नज़र भी आ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही एक बात मैं और बता रहा हूँ, वो क्या कि कोई रिलेशन कॉजी रिलेशन कब बनता है, तो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आ रिलेशन दिस, अब ये वही रिलेशन है, यहाँ इक्वालिटी का मैंने निशान नहीं डाला, इसे आप स्ट्रिक्टली प्रोसीड भी कह सकते हो, यानी यहाँ इक्वालिटी का निशान नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ रिलेशन दिस ऑन सेट ए, किसी सेट ए के ऊपर ये रिलेशन कहा जाएगा, इसे इज कॉल्ड अ कॉजी रिलेशन। रिलेशन इफ, अगर ये रिलेशन दो क्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, इफ नंबर 1 दिस रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव बेटा आप सबको बताया हुआ था कि आप लोगों को मैंने ये कहा था कि अगर ए रिलेट करता है ए से, यानी कुछ ऐसे करके सिंबल जो मैं डालता रहूँ, तो उसे कहते थे कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये अपना रिफ्लेक्स करता है अपने आप को। लेकिन ये है कि इररिफ्लेक्सिव इसका फिर उल्ट हो जाएगा, दैट इज़ फॉर एनी, यानी अगर ये रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए तो था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए जो है ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इररिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई एक भी हमें मिल गया, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड या सिंपली रिलेट ना करे ए के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, उनमें लेस देन का जो सिंबल है, लेस देन का सिंबल वो कॉजी रिलेशन के अंदर आएगा। अभी वैसे तो मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी लिखी है, सेकंड भी इसके अंदर होगी, तो फिर वो जो रिलेशन है वो कॉजी रिलेशन बनेगा। बहरहाल ये रिलेशन मैं सिंपली बताने लगा था इररिफ्लेक्सिव कैसे बनता है ये रिलेशन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप पकड़ लें, जैसे 2 है, 1 है, 3 है, वो कभी भी स्ट्रिक्टली जो उनसे प्रोसीड नहीं करता अपने आप से, यानी ऐसा तो नहीं होता कि ये बहरहाल ये रिलेशन अब यहाँ लेस देन का था। तो ये तो शो हो रहा है कि ये जो रिलेशन है ये इररिफ्लेक्सिव है इस सेट के केस में, बिकॉज कोई भी नंबर यहाँ से ले लो वो अपने आप से लेस देन नहीं होता। तो कोई भी रिलेशन जो है वो ये क्वालिटी अगर रखेगा तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर ये रिलेशन जिसको हम कॉजी रिलेशन कह रहे हैं वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कोई रिलेशन अगर ये दो क्वालिटी सेटिस्फाई करता है, नंबर 1 पे इररिफ्लेक्सिव की, नंबर 2 पे ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? अगर ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी से एंड बी जो सा रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा सी के साथ। तो जो भी सेट जो है इस रिलेशन के साथ लिखा जाएगा वो कॉजी रिलेशन का के साथ लिखा गया सेट होगा, या सिंपल इस रिलेशन को आप कॉजी रिलेशन बोलेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी
जो चैप्टर के स्टार्ट में एटलीस्ट आप उससे फेमिलियर होना चाहिए आप लोगों को। तो मेन जो चैप्टर के अंदर जो आप लोगों ने स्टार्ट लेते हुए क्वेश्चंस करते हुए जो दो डेफिनेशंस मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, एक पो सेट की और एक टो सेट की, वो अपने माइंड में आपने रखनी है। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कोई सेट जो कि पो सेट तो है लेकिन टो सेट नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि अगर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड देन पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स जिसे कहते हैं वो अलॉन्ग विद दिस रिलेशन, ये रिलेशन होता है सबसेट्स का रिलेशन, इज अ पो सेट, वो एक पो सेट है बट इज नॉट अ टो सेट, बट इज नॉट अ टो सेट। तो बेटा अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो अब आपको इसका प्रूफ या सोल्यूशन दिखाना आना चाहिए कैसे ये पो सेट तो है लेकिन टो सेट नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि ये टो सेट क्यों नहीं है। और यानी वो लास्ट जो कंडीशन जिसे कंपेरेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं वो चेक तो चौथे नंबर पे करनी है, लेकिन फोर्थ कंडीशन को मैं सबसे पहले नंबर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा नहीं है, कि जो सा ये टो सेट क्यों नहीं है। पी एक्स जो है along with px जो है along with this relation is not a toe set, ये toe set नहीं है। वजह because for all a b, किसी भी दो बल्कि for any a b, किसी भी दो सबसेट्स ऑफ x जो कि पी एक्स में हैं, मीन्स कि वो सबसेट हैं x के, a सबसेट ऑफ x, b सबसेट ऑफ x, इट इज़ नॉट एसेंशियल। आपने ऐसे ही वर्ड्स लिखने हैं, ये मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, जो आप लोगों ने सोल्यूशन लिखते हुए क्वेश्चन असाइनमेंट सबमिट करवाते हुए ये वर्डिंग लिखनी है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। यानी हो सकता है हमारे पास पावर सेट के अंदर कई ऐसे सबसेट्स आपको मिल जाएं जिसमें ना जो ए है वो बी के साथ रिलेट करे इस रिलेशन के अंडर, ना बी इसके साथ रिलेट करे ए के साथ। मसलन मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्स एक सेट है 1 2 और मेरे पास उसके जो पावर सेट है बेटा उसके अंदर ऑब्वियसली 2 पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स आएंगे, एम्प्टी सेट आएगा, 1 आएगा, 2 एक सबसेट आएगा और x यानी खुद ये ग्राउंड सेट आ गया। अब अगर इसका नाम मैं ए रख लूँ और इसका नाम बी रख लूँ तो नज़र आ रहा है ना ए सबसेट ऑफ बी है एंड ना ही बेटा बी सबसेट ऑफ ए है। तो इसका मतलब है कि जो पावर सेट होता है वो उसके अंदर टोटल ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता, जिसे कंपैटिबिलिटी का रिलेशन, कंपेरेबिलिटी का सॉरी रिलेशन बोलते हैं। चूँकि वो सेटिस्फाई नहीं होता लिहाजा ये अगर पो सेट बन भी गया तो ये टो सेट नहीं हो सकता। तो चौथी प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन की है और अब मैं पहली तीन प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ रहा हूँ। वैसे ये रिलेशन मैंने आपको चैप्टर 3 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हों कॉलेज के अंदर जो क्लासेस में, तो वहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया था। बहरहाल मैं इसकी अब इसको प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ कि ये कैसे पो सेट बनेगा। उसका स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 के ऊपर ज़ाहिर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखनी है, तो कोई भी आप ए सबसेट ले लो, ए एलिमेंट ले लो पी एक्स का, इसका मतलब है ए सबसेट ऑफ एक्स ले रहा हूँ मैं। तो हमें ये पता है कि हर सेट अपना सबसेट होता है। इसका मतलब ये है कि सबसेट जो है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन की जो प्रॉपर्टी है पी एक्स वो सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी एलिमेंट जो पी एक्स का मैंने लिया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2, अब कोई से दो मैंने एलिमेंट लिए पी एक्स में से सच दैट कि ए जो है वो सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि वो जो एंटी सिमेट्री की कंडीशन है उसमें सबसेट्स जो हैं वो एंटी सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपके सामने भी आ गया कि अगर ए और बी जो हैं वो पी एक्स में से लिए हैं, इसका मतलब है ए सबसेट है एक्स का और बी भी सबसेट है एक्स का। और साथ ही जो उनसे मैंने ये कहा सच दैट कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ए और बी बराबर हैं। इसका मतलब सबसेट जो है ये जो रिलेशन होता है सबसेट का इज़ एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक भी होता है, इज़ एंटी सिमेट्रिक। थर्ड जो था उसमें आपने कोई से 3 एलिमेंट्स ले लेने हैं पी एक्स में से, और अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो ये एक्चुअल में सबसेट्स भी हैं एक्स के। अच्छा, उसके अंदर सच दैट हम लोगों ने देखना क्या है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है
एंड वी सबसेट ऑफ सी है, तो ऑब्वियसली अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा तीसरे का सबसेट है, तो ऑब्वियसली हमें पता है ये पहला फिर तीसरे का भी सबसेट होगा। आप इसको किसी भी एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हो। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया रिलेशन, लिहाजा पी एक्स विद दिस रिलेशन यानी सबसेट की रिलेशन के अंडर ये सेट एक पो सेट है, टो सेट नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, आपने खुद उसको अब लास्ट पॉइंट की शेप में लिख लेना। चाहें तो वैसे नंबरिंग कोई इशू नहीं है, आप पहले नंबर पे चौथा पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर दें जैसे मैंने किया हुआ है। बहरहाल नेक्स्ट जो एग्जांपल एक क्वेश्चन की दे रहा हूँ उसमें मैं प्रूव कर रहा हूँ जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो नेचुरल ऑर्डर इन लेस देन और इक्वल टू के सिंबल के अंडर इज अ टो सेट। अच्छा, ये जो आर है ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और ये जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है इसे कहते हैं बेटा नेचुरल ऑर्डर, यानी ये जो रिलेशन है ये नेचुरल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। जैसे रियल नंबर्स जो उनसे हैं उनकी आपने शायद एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, ट्राइकोटोमी का नाम आपने सुना होगा। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो उनसी है वो कहती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो उनसी है वो ये कहती है कि दुनिया के कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, वो रियल नंबर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि या तो ए जो उनसा है वो लेस देन बी होता है, या बी लेस देन ए होता है, या जो उनसा ए और बी बराबर होते हैं। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, वो क्या कि दुनिया का कोई भी दो रियल नंबर ले लो, या तो फिर वो लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन रखते हैं, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन में इस तरह लिखे जाते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जो सा सॉरी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये इसका मतलब है। और इस जो सिंबल को मैंने जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिखा है इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, या तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा या फिर बी लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो एक ही बात है। तो यहाँ से एक तो चीज़ ये जो मैंने यहाँ लिखी है इससे ये एक बात तो कंफर्म होगी। वो क्या कंफर्म हुई कि जो ये वाला रिलेशन है जिसे नेचुरल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, वो रिलेशन जो उनसे है वो टोटल ऑर्डर सेट की वो जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है इसे कंपेरेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं, वो सेटिस्फाई करता है। यानी हम लोग पहले नंबर पे ही अगर इस बात को चौथी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दें कि इन रियल नंबर्स, हमें ये पता है, ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया बहरहाल, इन रियल नंबर्स हमें पता है या ये छोटा होता है बी से, या ये बराबर होता है बी के, या ये ग्रेटर देन बी होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। किसी भी दो रियल नंबर्स के लिए ये क्वालिटी होती है। इसका मतलब है या तो ए लेस देन इक्वल टू बी होता है या फिर बी लेस देन इक्वल टू ए होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो वो चौथी प्रॉपर्टी ज़रा माइंड में लेके आए जो लेक्चर के स्टार्ट मैंने बताई थी कि या तो ए रिलेट करे बी से या बी रिलेट करे ए से, और रिलेशन यहाँ जो डिफाइन था वो कौन सा था? वो था लेस देन और इक्वल टू का, वो यहाँ नज़र भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो उनसे कंपेरेबल हैं, लिहाजा ये लेस देन और इक्वल टू का जो नेचुरल रिलेशन होता है वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करेगा कंपेरेबिलिटी कंडीशन, कंपेरेबिलिटी कंडीशन। तो ये सबसे पहले नंबर पे जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी थी रियल नंबर्स की, जो सॉरी टू सेट के लिए जो दिखानी थी वो मैंने प्रूव कर दी है, आपके सामने ये लिखी हुई है। आप इसी तरह इसको चेक कर लें, इसी तरह वर्डिंग लिखिएगा जब आप लेक्चर को प्रिपेयर करें। तो उसके बाद अब मैं इधर आ रहा हूँ जो पहली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, फिर उसके बाद एंटीसिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो सेट आर से बिलोंग करता है, हमें पता है हर रियल नंबर को लेस देन और इक्वल टू सी के लिखा जा सकता है। जैसे 5 है, ऑब्वियसली 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 से छोटा तो नहीं लेकिन इक्वल टू है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है, जैसे आप लोग इंटर लेवल में भी ट्रू फॉल्स चैप्टर 5 के अंदर भी इसको देखते रहे हैं। ये सेम उसी वे से लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए चूँकि लेस देन और इक्वल टू ए होता है, लिहाजा लेस देन और इक्वल टू जो सा है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह फॉर कोई भी दो रियल नंबर्स ले लो, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी हो एंड बी जो सा है वो लेस देन इक्वल टू ए हो, तो ऑब्वियस बात है अगर ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए है
तो लाजमी ए और बी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो ये कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू वाली, वो एंटी सिमेट्रिक भी होती है। यानी उसके अंदर आप किसी भी दो रियल नंबर्स के ऊपर अगर ऐसे रिलेशन लिखते हो तो ऑब्वियसली फिर वो बराबर लिखे जा सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांजिटिव की थी कि अगर कोई कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, यहाँ मैंने फॉर ऑल लिख दिया, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये वर्ड यहाँ यूज़ करना चाहिए, या फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फॉर एनी ये वाला वर्ड भी लिख सकते हो, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ़ नंबर वन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो हमें पता है अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो ऑब्वियसली ए लेस देन और इक्वल टू सी लिखा जा सकता है। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू जो सा वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये सेट आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो विद रिलेशन दिस, जिसे लेस देन और इक्वल टू या नेचुरल ऑर्डर रिलेशन भी बोलते हैं, वो एक टो सेट है, वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन को फिर आप लिखते हुए ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे जी। अच्छा जी, इससे आगे चल रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये एग्जांपल जो सी है पार्शियल ऑर्डर सेट की है, वो सेट से रिलेटेड है। कहता है कि अगर एक्स और वाई कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एस कोई सेट है जिसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, वो फंक्शंस जो उनसे हैं वो कौन से फंक्शंस हैं जो एक्स और वाई के दरमियान डिफाइन किए गए हैं डोमेन ऑफ एफ से लेकर रेंज ऑफ एफ तक। जब आप लोग किसी फंक्शन को लिखते हो बेटा दो सेट्स के दरमियान, तो ऑब्वियसली जब आप उसे मैप करवाते हो, उन मैपिंग्स में जो सेट के पहले जो मैपिंग का पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स जो से वो डोमेन कहलाते हैं उसकी, और जो दूसरे सेट के अंदर वो एलिमेंट्स जो उसके अंडर मैप हुए होते हैं उस फंक्शन के अंडर, वो उसकी रेंज कहलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कुछ फंक्शंस आ रहे हैं जो कि इन एलिमेंट्स के ऊपर डिफाइंड हैं, जो एक्स से वाई तक फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, उनमें एक्स के ऊपर जो उनसे फंक्शन लगता है और फिर वाई के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो वो कहता है द रिलेशन, इस क्वेश्चन को मज़ीद एक्सप्लेन किए बगैर मैं आगे चलूँ, द रिलेशन दिस, इसको मैंने कहा था ये आपका ऑर्डर्ड रिलेशन है, इसे पढ़ते हैं। और इस इज़ ऑर्डर डिफाइंड इन एस एज फॉलोस। अच्छा, ये ऑर्डर जो है वो एस के अंदर वो डिफाइन कैसे है उसको मैं डिफाइन करके दिखा रहा हूँ कि इफ़ एफ रिलेट्स जी देन जी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ फॉर एफ जी फंक्शंस बिलोंग्स टू एस। अच्छा, ये जो रिलेशन यहाँ मैंने लिखा है इसको ज़रा थोड़ा प्रॉपरली मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। एक्सटेंशन आप लोगों को मैंने रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशंस जो फंक्शंस थे उनके बारे में बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एफ रिलेट करेगा जी से तो डोमेन ऑफ एफ जो है वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ जी के, एंड एफ के वैल्यूज़ जो सी हैं एक्स के ऊपर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, वो बराबर होनी चाहिए जी की वैल्यूज़ के। ये मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन उसने बताया क्या हुआ है। वो कहता है कि एस कोई सेट है जिसमें फंक्शंस आ रहे हैं एक्स और वाई के ऊपर, और वो फंक्शंस के ऊपर जो सा इस सेट के ऊपर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन कैसे डिफाइन है कि एफ रिलेट करेगा जी से अगर, तो इसका मतलब है डोमेन ऑफ एफ जो होगी वो सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी की। इसका मतलब ये है कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली जी बड़ा होगा एफ छोटा होगा, तभी यहाँ वर्ड यूज़ किया था एक्सटेंशन ऑफ एफ। और वो कहते हैं साथ ही साथ ये भी क्वालिटी होगी कि जो चूँकि एफ जो है वो जी की जो है वो सबसेट है, तो फिर इसका मतलब है जी जो सा है चूँकि एक्सटेंशन की तरह लिखा गया था जी, फिर एफ के हिसाब से देखा जाएगा कि जी जो सा है एक्स के ऊपर वही आंसर देगा। एक्स क्या होगा, जो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ की बात हो रही है वो एलिमेंट्स हैं, जी की वैल्यू एफ की वैल्यू के बराबर होगी उन एलिमेंट्स के लिए जो डोमेन ऑफ एफ के अंदर आएंगे। अच्छा, अब हमने चेक क्या करना है कि वो कहता है ये जो रिलेशन है ये इज़ अ पोस्ट सेट। हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो S है अंडर दिस रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट।
तो बहरहाल मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इस रिलेशन का मीनिंग क्या है। हालांकि इसे वेरीफाई करने में आपको कोई टेंशन नहीं सामना करना पड़ेगा, बहुत इजी है इसके 3 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना। जस्ट आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, अगर एफ जोन है वो रिलेट करे जी से तो इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, अब वो ये 7 क्वेश्चन के लिखा होगा ये सब कुछ, एटलीस्ट अगर ये लिखा होगा तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दी। अगर ये नहीं भी आता तो मैंने वर्ड बताए हैं, आप इस लाइन को अपने माइंड में रिकॉल रखिएगा। और अब क्वेश्चन की तरफ जो है मैं उसके प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ। जो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं प्रूफ की, वो ज़रा आप लोग टैली कर लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, जो सबसे पहला नंबर है वो सबको पता है कि हम लोगों को ये पता है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ है कोई, लेट एफ जो सा या फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू एस, फॉर एनी एफ बिलोंग्स टू एस, चूँकि हम लोगों को ये पता है डोमेन एफ की इज अ सेट, और उसको लिखते कैसे हैं, डोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। भाई जाहिर है, आपके पास कोई कहता है कि मैं वर्डिंग ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोमेन कोई सेट होता है और हर सेट अपना सबसेट तो होता है। हम लोग किसी भी जो फंक्शन एफ के लिए जो एस में मौजूद है, हम उसके लिए ये लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो उनसा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ है। एंड हमें ये भी पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो पहले नंबर पे तो इस लाइन में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ के अंदर वर्डिंग क्या लिखनी है कि कोई भी फंक्शन ले लो एस के अंदर से, यहाँ जो फंक्शंस लिखे हैं उनमें से कोई भी फंक्शन ले लो, उसकी जो डोमेन है ऑब्वियसली वो अपना सबसेट तो होगी। डोमेन भी तो एक सेट ही होता है एलिमेंट्स का, हर सेट अपना सबसेट तो होता है। उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू ज़ाहिर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जा सकता है। तो ये गौर से देखो, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में मैंने यहाँ लिख दी है। इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ जहाँ जी लिखा हुआ था वहाँ लफ्स एफ आ रहा है, तो इसका मतलब है लास्ट लाइन इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात फिर ये हुई, जैसे ये लिखा हुआ था अब इसका मतलब एफ रिलेट कर गया एफ के साथ। इसका मतलब है ये रिलेशन जो है वो सबसे पहले नंबर पे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने इसके वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। जैसे लिखा है सेम इसी तरह आपने आंसर के अंदर पहली प्रॉपर्टी को आपने शो ऑफ करना है। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। वही वो कहता है कि एफ जी, इफ एफ जी बिलोंग्स टू एस, एस के अंदर से सेट एस के अंदर से कोई 2 फंक्शंस लिए हैं सच दैट कि एफ जो है वो जी के साथ रिलेट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब है डोमेन ऑफ एफ जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होगा। एंड एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो ये वर्डिंग आपने ऐसे ही लिखनी है। एंड दूसरी क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक दिखाना चाह रहा हूँ। अगर एफ रिलेट करे जी से एंड जी रिलेट करता हो एफ से, अब जाहिर है जो काम आपने एफ के लिए लिखा है वो जी के लिए लिखो, जो जी के लिए था वो एफ बन जाएगा। इसका मतलब डोमेन ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ एफ सबसेट है जी की डोमेन का, और फिर आगे डोमेन ऑफ जी सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का। तो इसका मीनिंग है, देखो जैसे ए सबसेट होता है बी का एंड बी सबसेट अगर हो जाए ए का, तो इसका मतलब ए और बी बराबर हो गए हैं। तो ये सेट सी लिखे हुए थे, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। और इस लाइन का क्या मीनिंग है कि यहाँ पहले नंबर पे उसने कहा था एफ एक्स और जी एक्स बराबर हैं फॉर डोमेन ऑफ एफ के लिए, दूसरे नंबर पे कह रहा है फिर एफ और जी बराबर हैं फॉर डोमेन ऑफ जी के लिए। इसका मतलब है एफ और जी आपस में इक्वल हो गए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई कर दी, जो कि एंटी सिमेट्री की कंडीशन थी। इस प्रॉपर्टी के यहाँ तक लिखने के बाद हमने लफ्स लिखना है, जो रिलेशन का सिंबल था वो डालना है, इज एंटी सिमेट्रिक। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंटी सिमेट्रिक भी है। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं, जो कि ट्रांजिटिव का रिलेशन था। तो ऑब्वियसली इसी डेफिनेशन को देखो, अगर एफ रिलेट करे जी से तो ये लिखा जा सकता है डोमेन ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी and fx is equal to gx for all x belongs to domain of f।
अच्छा, सिमिलरली अगर जी रिलेट करे एज से, तीसरा फंक्शन है ये ट्रांजिटिव में एफ रिलेट करता है जी से, जी रिलेट करे एज से, तो एफ को एज से रिलेट करना चाहिए, वो प्रूव करने जा रहे हैं। फॉर एनी, ये थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आप लिख सकते थे फॉर एनी एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू एस, इफ आगे ये दोनों बातें, और इसका मतलब है डोमेन ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एच का, एंड जो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अगर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी के लिए। जाहिर है यहाँ अगर f था इक्वल टू जी के तो f का जिक्र हुआ था, अगर यहाँ जी एच के इक्वल है तो g का जिक्र हो रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको मिलेगा क्या, ये सेट इसका सबसेट, आगे ये सेट तीसरे का सबसेट, इसका मतलब है सो हम लोग लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h, एंड एफ एक्स जी एक्स के बराबर, जी एक्स आगे एच एक्स के बराबर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। जाहिर है फिर आप लोगों के पास जो डोमेन आ जाएगी वो एफ से जो आपके पास एज की तरफ है उस फंक्शंस, उनके लिए बात यहाँ लिखी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ से फिर बात क्या करोगे, आप लोग कहोगे कि एफ जो सा वो रिलेट कर गया एज से, और फिर इसका मतलब लास्ट लाइन क्या लिखोगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, लिहाजा एस जो से अलॉन्ग विद दिस रिलेशन, सो एस अलॉन्ग विद दिस रिलेशन इज अ पोसेट। तो ये यूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बेटा फिनिश करना है। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है, जिस तरीके से मैंने वर्डिंग को एक्सप्लेन किया है आपने इसी तरीके से इस वर्डिंग को लिखना है। नेक्स्ट नंबर के ऊपर ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात जो आप लोगों ने फॉलो करनी है वो देखें। देखें बात ये है कि आप लोगों के पास जो ये क्वेश्चन था वो आपने वेरीफाई किया था फॉर पो सेट के लिए, आप इसे टो सेट के लिए क्या वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि वो जो लास्ट प्रॉपर्टी थी क्या वो भी यहाँ वेरीफाई हो सकती है, और वो लास्ट प्रॉपर्टी थी कंपेरेबिलिटी की। तो देखो बात ये एफ जो है वो फंक्शंस हैं फ्रॉम डोमेन टू रेंज। ये मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को ज़रा देख लीजिएगा कि जो एस के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हर दो फंक्शंस जो इसके अंदर आ रहे हों वो कंपेरेबल भी हों। मसलन यानी आप वर्डिंग क्या लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ईच एफ एंड जी बिलोंग्स टू एस शुड बी कंपेरेबल या कैन कंपेरेबल। वो कैसे, मसलन एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हालांकि उसने सिंपल यही पूछा था इसे पोसेट प्रूव करो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर मैंने एक फंक्शन लिखा है एक्स ओवर एक्स प्लस वन। फ़र्ज़ कर लो ये एक्स और वाई उनसा दो सेट्स के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन है, और दूसरा मैंने एक फंक्शन लिखा है जी एक्स विच इज़ एक्स ओवर एक्स माइनस वन। अब हम सबको इसकी डोमेन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग लेक्चर नंबर 1 2 3 देखें जो सेट थ्योरी के मैंने दिए हैं वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसको आपको फ़ौरन समझ आनी चाहिए कि इसकी डोमेन रियल नंबर्स की कोई भी आंसर आ सकता है लेकिन -1 नहीं आ सकता। ऐसे ही जो जी है इसका बेटा डोमेन जो सी है वो आर विदाउट वन आएगी। इसका मतलब ये है कि ना ये इससे रिलेट करेगी डोमेन इसकी, ना इसकी डोमेन इससे रिलेट करेगी। इसका मतलब है ये सबसेट की कंडीशन में नहीं लिखी जा सकती। डोमेन ऑफ एफ जो है वो ना सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी लिखी जा सकती है, और ना डोमेन ऑफ जी जो है वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ लिखी जा सकती है। इस वजह से कंपैरेबिलिटी की ही नहीं जा सकती, लिहाजा ये सेट जो है वो टो सेट नहीं हो सकता। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने पेश किया। पो सेट्स टो सेट्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं आपके सामने वेरीफाई कर रहा हूँ, उसी के ऊपर ये लेक्चर दिया जा रहा है। तो मैं अब आगे चलता हूँ। इस नई डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। तो अभी जितने भी हम लोगों ने काम किया पो सेट टो सेट्स में, उसमें हमने एक ऑर्डर्ड रिलेशन देखा था, और वो रिलेशन अमूमन इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ऑर्डर बोलते हैं। तो वो वही ऑर्डर अब यहाँ एक नए नाम के साथ आ रहा है, उसे कहते हैं लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर हमेशा दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर या क्रॉस प्रोडक्ट जो लिखी हुई है क्रॉस बी की शेप में उसके ऊपर डिफाइन किया जाता है। अगर दो टो सेट्स लिए जाएं यानी ए और बी ऑलरेडी
टोटल ऑर्डर सेट्स की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हों और उन दोनों की जो क्रॉस है हमें पता है उसको ऐसे ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये रिलेशन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर का रिलेशन ए क्रॉस बी पे तब बनेगा जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करे ए क्रॉस बी के किसी भी दो एलिमेंट्स जो कि ज़ाहिर ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में होते हैं के दरमियान अगर ये ऑर्डर आएगा तो इसका मतलब है या A1 जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा A2 को और A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 प्रोसीड करेगा B2। यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है। तो इस तरह का ऑर्डर जब डिफाइन किया जाएगा तो इसे लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर बोलेंगे। अब ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है और इसकी ये लाइन जो सी आपको आनी चाहिए, याद रखनी है आपने। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं प्रूव करके दिखाओ जो A क्रॉस B है अलॉन्ग विद लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर इज आ टो सेट। हमने इसे टो सेट प्रूव करना है और ये टो सेट प्रूव करते हुए हमें ये पता होना चाहिए वेयर ये जो सिंबल है ये ऑर्डर का इज या रिप्रेजेंट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, ये रिप्रेजेंट करता है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर को। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर एंड ए बी जो है वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अब आ गया। मज़ीद क्वेश्चन इसी तरह का कि हमने टो सेट्स की चार प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो चौथी प्रॉपर्टी वेरीफाई करना इंतहाई आसान है क्योंकि ए और बी दोनों खुद टो सेट्स हैं। ए बी आर टो सेट्स। पहले तो इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो अगर ये टो सेट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ ए के लिए फिर A1 रिलेट करेगा A2 के साथ फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए और B1 बेटा रिलेट करेगा B2 के साथ फॉर ऑल B1 B2 बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर है वो फिर रिलेट करे। अच्छा इसके साथ और लिख के ये भी बताया हुआ था A2 रिलेट करता है A1 से, ये भी बताया था आप लोगों को, और B2 रिलेट करेगा B1 से। तो इनको कंबाइंड करें तो फिर इसका मतलब यही होगा A1 B1 रिलेट करेगा A2 B2 से और A2 B2 रिलेट करेगा A1 B1 से। तो आपने इसी तरह वर्डिंग लिख के चौथी प्रॉपर्टी को शो ऑफ कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपेरेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंपेरेबिलिटी। हमने जस्ट अब तीन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है और वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर को वेरीफाई कर को अप्लाई करते हुए ही वेरीफाई करना है। उनकी तरफ मैं बाने लगाऊँ कि और यहाँ चौथी प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी को क्यों नहीं वेरीफाई या देखा गया, तो उसकी वजह ये है कि हमें ये ऑलरेडी गिवन था कि ए और बी टो सेट्स हैं। तो हमने इसको एक्सप्लेन करें यानी ओपन करके इस तरह नहीं लिखा, हमने जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर दी कि ए और बी जो है वो फिर जो से आपस में रिलेट करेंगे इस तरह एलिमेंट्स उनके, तो उनकी क्रॉस या उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपस में ऐसे रिलेट करवाई जा सकती है। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ और मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर तुम लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर आप लोग चेक करोगे ये वाली डेफिनेशन को, ये आप लोग सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी में अप्लाई करके चेक करना। फर्स्ट या लास्ट प्रॉपर्टी जो लास्ट में मैंने चेक करवा दी उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी देखने की इसको ओपन करके। ऐसी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें भी आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि हमें ये पता है जो पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव की, फॉर ऑल ए बी बिलोंग, कोई सा भी ऑर्डर पे ले लो ए क्रॉस बी का, हमें ये पता है कि ए रिलेट करता है ए के साथ और जो बी है वो भी रिलेट करता है बी के साथ एंड बी जो सा वो भी रिलेट करेगा बी के साथ। तो अगर ए रिलेट करता है ए के साथ और बी रिलेट करेगा बी के साथ तो फिर ऑब्वियसली जो ए भी होगा वो रिलेट करेगा ए बी के साथ। जस्ट आप लोगों ने इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देना है फॉर ऑल ए बी क्रॉस बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। लिहाजा ये जो प्रॉपर्टी ये जो रिलेशन या ये आपके सामने सिंबल है इज़ रिफ्लेक्सिव। तो आपने इसको ओपन करके चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसी तरह बताइएगा ये वर्डिंग क्यों ऐसे लिखी, बिकॉज ए एंड बी आर टो सेट्स। ये बेशक यहाँ वर्ड यूज़ कर लें, लाजमी लिखना चाहिए क्योंकि ए और ए अगर टो सेट हो तो ए रिलेट करेगा ए के साथ, मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए में भी सेटिस्फाई है, और बी अगर टो सेट हो तो बी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लिहाजा फिर इनके ऑर्डर पेयर में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये आ गई पहली प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब आपने आना है एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरफ। एंटी सिमेट्रिक में आप इसे प्रॉपरली चेक करिएगा इस कंडीशन को। सेकेंड प्रॉपर्टी लेट कर रहा हूँ कि A1 B1
और ए टू बी टू बिलोंग्स कर रहे हैं ए क्रॉस बी से दो कोई से ऑर्डर पेयर्स लिए सच दैट कि ए वन बी वन उनसे वो रिलेट करता है ए टू बी टू से अंडर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंड दूसरा ए टू बी टू वो भी रिलेट कर रहा है ए वन बी वन से। इन दोनों का मीनिंग अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या बनता है वो देखो। इसके मुताबिक तो ये होगा कि ए वन उनसे स्ट्रिक्टली प्रोसीड ए टू और ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड बी वन प्रोसीड्स बी टू। अच्छा, और फिर सेकेंड नंबर पे जो ए टू बी टू जो है वो रिलेट कर रहा है अगर ए वन बी वन से, तो इसका मीनिंग क्या आएगा आप लोगों के पास। तो इसका मतलब ये आएगा कि ए वन जो ए टू जो है वो प्रोसीड कर रहा है स्ट्रिक्टली ए वन और ए टू इज इक्वल टू ए वन एंड फिर सेकेंड नंबर के ऊपर जो है एंड बी टू जो है वो प्रोसीड्स बी वन। तो अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ए वन इधर कह रहे हैं स्ट्रिक्टली प्रोसीड ए टू, इधर कह रहे थे ए टू स्ट्रिक्टली प्रोसीड ए वन। इसका मतलब ए वन जो है वो ए टू आपस में ये वाली प्रॉपर्टी के तहत नहीं, यानी और चलो इसको तो स्किप करो ज़हन से, ए वन ए टू के बराबर है, इधर ए टू ए वन के बराबर। इसका मतलब ए वन और ए टू आपस में बराबर है। मुझे इसकी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, इसको चेक करने को छोड़ें, आप इसको कंपैरिजन करो, यहाँ से ये नज़र आ गया। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं बी वन स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स बी वन प्रोसीड्स बी टू एंड बी टू प्रोसीड्स बी वन। इसका मतलब है बी वन भी बी टू के इक्वल आ गया। जैसे आपके पास बी वन लेस देन इक्वल टू बी टू लिखो और बी टू लेस देन इक्वल टू बी वन लिखो, तो ऑब्वियसली बी वन बी टू के बराबर हो जाता है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ पहला ऑर्डर पेयर बराबर हो गया दूसरे ऑर्डर पेयर के, और इसका मतलब है ये जो कंडीशन है इज़ एंटी सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक की क्वालिटी रखता है। हमने इसकी लास्ट प्रॉपर्टी अब चेक करनी है, वो ट्रांजिटिव की है। ट्रांजिटिव के लिए आप लोगों ने क्या शो करना होता है कि अब आप तीन ऑर्डर पेयर्स को लेंगे, ए वन ए डी, मैं ये थर्ड को यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए वन बी वन, ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। पहले ए वन बी वन और ए टू बी टू का रिलेशन दिखा दें, फिर ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री का रिलेशन दिखा दें। इसका मतलब अब यहाँ जहाँ जहाँ मैंने वन लिखा था वहाँ मैंने थ्री लिख दिया। अब यहाँ से मतलब क्या इसका आएगा, इसका मतलब ये आएगा कि ए वन प्रोसीड स्ट्रिक्टली कर रहा था ए टू से, ए टू प्रोसीड कर रहा है ए थ्री के साथ। इन दोनों को कंबाइंड करें तो ए वन प्रोसीड कर रहा है स्ट्रिक्टली ए थ्री के साथ, और ए वन अगर ए टू के बराबर है, ए टू ए थ्री के बराबर, इसका मतलब ए वन और ए थ्री बराबर है। एंड बी वन प्रोसीड्स बी टू प्रोसीड्स बी थ्री, इसका मतलब बी वन प्रोसीड्स बी थ्री। और ये कंडीशन बता रही है कि फिर इसका मतलब ये हुआ लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक ए वन बी वन जो है वो रिलेट करेगा ए थ्री बी थ्री के साथ, विच शोज़ के हमारे पास ये जो रिलेशन था इज़ ट्रांजिटिव। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांजिटिव की है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लिहाजा ए क्रॉस बी जो है अंडर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर इज़ आर टो सेट। मैंने आपके सामने ये प्रूव कर दिया। हम लोगों ने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं पो सेट से रिलेटेड, टो सेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोग इसको आप खुद से वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। आप लोगों को कोई सेट आपके सामने आता है तो उसको पो सेट या टो सेट चेक करना अब आपको आना चाहिए। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, कहता है प्रूफ करके दिखाओ जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स p है अंडर दिस रिलेशन इज अ पो सेट। और ये जो ऑर्डर यहाँ साथ डिफाइन है उसके बारे में उसने क्या किया, वेयर ऑर्डर इज डिफाइंड एज। इस ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर रहा है कि अगर a और b कोई से दो एलिमेंट्स p के ले लिए जाएं तो वो आपस में अगर रिलेट करें तो इसका मतलब है a इज़ अ मल्टीपल ऑफ b, a इज़ अ मल्टीपल ऑफ b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू p। तो इसका मतलब, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हम सबको पता है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन करके। तो यहाँ मैंने ये लफ्ज़ लिखा है कि ये पो सेट है, इसका मतलब ये टो सेट क्यों नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दो जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं वो लाजमी एक दूसरे के मल्टीपल भी हों। जैसे हम सबको पता है जो 3 है वो 5 से रिलेट नहीं करता, 3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। और ऐसे ही 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि इंटीजर्स जो से हैं वो एक दूसरे से रिलेट करें, यानी ज़रूरी नहीं कि ए रिलेट बी
या बी रिलेट ए करे फॉर एवरी जो आपके पास यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए, तो इसका मतलब है यहाँ मैंने ये वजह तो बता दी कि ना तो 3 रिलेट करता है 5 से और ना ही 5 रिलेट करता है इस ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक, यानी मल्टीपल की कंडीशन के अंडर ये रिलेशन ऐसे सेटिस्फाई नहीं होता। लिहाजा आप टोटल ऑर्डर सेट जो है उसकी जो कंपेरेबिलिटी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अच्छा, जो पहली 3 कंडीशंस हैं उसकी सेटिस्फाई करने का क्या प्रोसीजर है, तो हम सबको पता है कि हर इंटीजर जो पी के अंदर मौजूद है, बिकॉज ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए। भाई सीधी सी बात है, मल्टीपल ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए जो है उसको 1 मल्टीप्लाई ए करके लिखा जा सकता है और 1 कोई इंटीजर है पॉजिटिव। तो जब भी आपसे कोई ये कहे कि मल्टीपल का मीनिंग बताओ कि ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जो ए है वो लाजमी किसी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को बी से मल्टीप्लाई करने से आएगा। यहाँ आप बी क्वेश्चन मार्क की जगह एन लिख दें और एन बिलोंग्स टू पी दिखा सकते हो। तो ये मल्टीपल की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को फिनिश करने के लिए। अच्छा, ए द मल्टीपल जो है वो ऑफ ए होता है, लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं ए रिलेट करेगा ए से, और इसका मतलब है ये रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छा, सेकंड जो कंडीशन होती है वो एंटीसिमेट्री की है। ए बी कोई से दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है ए से। अब इसका क्या मतलब है, चूंकि ए रिलेट कर रहा है बी से तो इसका मतलब है ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी, ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ बी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ बी जो है वो अगर ए जो है मल्टीपल ऑफ बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो कैसे आया होगा, ऑब्वियसली बी को किसी नंबर से, किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से आया होगा। मींस ए को लिखा जा सकता है n1 मल्टीप्लाई बाय बी वेयर n1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई। अच्छा, अब इसी तरह जैसे मैंने ए को मल्टीपल ऑफ बी शो किया और उसके लिए एक इक्वेशन लिखी, सेकेंडली अब मैं यहाँ क्या वर्ड शो कर रहा हूँ कि अगर बी मल्टीपल ऑफ ए है तो इसका क्या मतलब है, बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए। तो इसको कैसे आप लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ ए की शक्ल में, कि लाजमी कोई इंटीजर n2 मिलेगा जो a से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो b आया होगा, और ये जो n2 है ये किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या n2 बिलोंग्स टू b से। अच्छा, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख ली। अब 1 और 2 को गौर से आप लोग देखो, अगर मैं यूज़ करूँ 2 को इन 1 तो वहाँ से मेरे पास आएगा क्या, ऑब्वियस बात है b की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 1 में लगाऊंगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 आएगी a इज इक्वल टू n1, साथ b की जगह बेटा आ जाएगा n2a, और इसका मतलब है a इज इक्वल टू n1 n2a आ गया। a और a दोनों तरफ कैंसिलेबल हैं, जब आप इसे कैंसिल करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास n1 n2 की प्रोडक्ट 1 के बराबर आ गई, यानी ये लाइन इसके बाद आ रही है, इसका मतलब n1 n2 इज इक्वल टू 1। ये मैं इस लाइन के बाद वाली लाइन लिख रहा हूँ, और ये दोनों इंटीजर थे पॉजिटिव इंटीजर, और दुनिया के वो कौन से दो इंटीजर्स हैं बेटा पॉजिटिव जिनकी प्रोडक्ट लें तो आंसर 1 आता है, ऑब्वियसली सिर्फ 1 ही ऐसा है। इसका मतलब है n1 या n2 दोनों 1 के ही बराबर आ जाएंगे, और अगर ये n1 n2 जो है 1 होंगे तो फिर इनकी प्रोडक्ट 1 आ सकती है, और तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं जिसकी दोनों की प्रोडक्ट लो तो आंसर 1 आता है। इसका मतलब n1 भी 1 होगा, n2 भी 1 होगा, तो इसका मतलब है चाहे कोई n2 के अंदर n2 की जगह 1 पुट कर लो, चाहे कोई n1 के अंदर n1 की जगह 1 पुट कर दो। मैं पुट कर रहा हूँ, सो 2 बिकम, मैंने 1 मिटा दी थी, रेस कर दी थी, तो मैंने 2 को ही आपके सामने लिखा, मैं उसी के अंदर लिख रहा हूँ। n2 की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और इसका मतलब है आप लोगों ने एंटी सिमेट्री की कंडीशन प्रूव कर दी कि अगर a रिलेट करे b से एंड b रिलेट करे a से तो a और b आपस में इक्वल हैं। अच्छा, जैसे मैंने ये वेरीफाई किया, अब मैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ, और वो लास्ट प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी। a b c कोई से 3 इंटीजर्स ले लिए पॉजिटिव, अगर a रिलेट करता है b से तो इसका मतलब है a इज़ अ मल्टीपल ऑफ b,
और इसका अभी मैंने मतलब समझाया था कि n1 साथ b लिखा जा सकता है a को, और n1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर b रिलेट करता है a से तो इसका मतलब क्या है, b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a। अच्छा, और इसका क्या मीनिंग है, अगर b मल्टीपल ऑफ ए, ये पहली इक्वेशन, आप इसको बेशक 3 इक्वेशन कह लेना क्योंकि तुम लोगों ने, और यहाँ बेशक n3 यूज़ कर लो, आपने n1 n2 यूज़ कर लिया हुआ है। और जो उसके बाद a मल्टीपल ऑफ, अच्छा b मल्टीपल ऑफ, b रिलेट कर c से, ट्रांजिटिव की कंडीशन, तो b इज़ अ मल्टीपल ऑफ c। इसका मतलब है b को लिखा जा सकता है n4 टाइम्स c के इक्वल इक्वेशन नंबर 4 कह लो, n3 भी p से बिलोंग कर रहा है, n4 भी p से बिलोंग कर रहा है। और अब इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह रिलेट करें, b की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करें, तो इक्वेशन 3 क्या बन जाती है, a इज इक्वल टू n3 n4 c। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर की प्रोडक्ट इंटीजर होती है, लेट कर लिया n3 और n4 की प्रोडक्ट n5 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू n5 टाइम्स c आ गया। इसका मतलब है a मल्टीपल ऑफ c की शक्ल में आ गया, इसका मतलब a इज़ अ मल्टीपल ऑफ c। और अगर a मल्टीपल ऑफ c आ गया तो इस डेफिनेशन के मुताबिक फिर a रिलेट कर गया c से, और a रिलेट c का मतलब है ये वाला रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये क्वेश्चन है इसमें ये जो रिलेशन है वो पो सेट को सेटिस्फाई कर रही है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल ऑर्डर सेट मैंने आपको वजह बता दी है कि ज़रूरी नहीं कि कोई से दो इंटीजर जिनसे उनमें एक दूसरे का वो मल्टीपल हों, ये ज़रूरी नहीं है। आप वर्डिंग की शक्ल में लिखना चाहो तो वर्डिंग मैंने बता दी है, वो जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, कोई से दो इंटीजर्स लेके आप शो कर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में उसने सिर्फ पो सेट पूछा था वेरीफाई करने का, अगर टो सेट पूछता है तो फिर आप ये वाली वर्डिंग लिख के तो उसे एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा, बहुत सी एग्जांपल्स मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और इनकी अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आज के लेक्चर को एंड करना चाह रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन चलें, ये तो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, मैं एक और क्वेश्चन करूँगा और वहाँ जाके लेक्चर को आज को फिनिश करता हूँ। तो क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास है P, प्रूफ करके दिखाओ P इस ऑर्डर के अंडर जो है, इस रिलेशन के अंडर इज़ अ पो सेट। और वो कौन सा रिलेशन है, वेयर, और ये P वही है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो भी मैंने लास्ट प्रूफ किया क्वेश्चन, वेयर दिस जो रिलेशन है इज डिफाइंड एज, कि अगर कहीं ये रिलेशन A और B के ऊपर आता है तो A इज अ डिवाइजर ऑफ B, यानी A डिवाइड करता है B को फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू P सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये अब आपने चेक करना है। अभी मैंने आपके सामने मल्टीपल वाला प्रूफ किया, ये सेम है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट और डिवाइजर का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्डिंग लिखते हुए आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो ज़रा ट्राई करिएगा और मुझे दिखाइएगा कि ये टो सेट क्यों नहीं है, ये भी आप लोगों ने चेक करना है। लेक्चर का एंड कर रहा हूँ इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के ऊपर के अभी मैंने आपके सामने आज बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने आर एक रिलेशन जो भी उसके सिंबल्स थे उसको देखा कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। तो अब मैं यहाँ लिख के रहा हूँ कि अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है and R is a partial order relation, R कोई partial order relation है on A, then प्रूव ये करना है R का जो इनवर्स है is also a partial order relation on A, ये भी वेरीफाई करके दिखाना, रिलेशन ऑन ए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको भी आप लोग सब लोग देख लें, ये कैसे आप लोग वेरीफाई करोगे कि जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ए के ऊपर जो आर है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो उसका इन्वर्स भी जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए है। इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। चूँकि सबसे पहले नंबर पे आर चूँकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो आर के अंदर तो ये तीनों क्वालिटीज़ हैं कि आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, आर एंटीसिमेट्रिक भी होगा, और आर बेटा ट्रांजिटिव भी होगा। आपने यही सब कुछ अब आर इन्वर्स के लिए वेरीफाई करना है। अच्छा, चूँकि आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है,
अच्छा, ये एक बात ज़रा मैं यहाँ लिख रहा था तो मेरे जहन में आई कि ये एक रिलेशन है कोई 1 2 और 3 4, मुझे वो कहता है इसका इन्वर्स रिलेशन लिखो। तो इन्वर्स में मैंने डोमेन वाले एलिमेंट्स को रेंज में और रेंज वाले एलिमेंट्स को डोमेन में चेंज कर देना होता है। इसका मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करता है तो उसकी डोमेन रेंज की जगह यानी एक्स वाई की जगह बदलने से वो आर इन्वर्स में चला जाता है। तो अब अगर आर इज़ रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली एक्स रिलेट करेगा एक्स के साथ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और एक्स रिलेट एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर के साथ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब अगर मैं इनकी जगह चेंज करता हूँ तो ये रिलेशन आर इनवर्स में चला जाता है, लेकिन इनकी जगह बदलने से भी बेटा ऑर्डर पेयर तो वही आ रहा है, तो वो इसमें चला गया। रीज़न आप साइड पे ये दे दीजिएगा और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए लिख दीजिएगा। इसका मतलब है कि हमने ये दिखा दिया कि एक्स रिलेट करता है आर इनवर्स के साथ भी, एक्स रिलेट करेगा एक्स के साथ विद रिलेशन आर इनवर्स के अंडर भी, लिहाजा आर इनवर्स इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये था वे आप लोगों को मैंने रिफ्लेक्सिव दिखाना था इन्वर्स की प्रॉपर्टी को, जो मैंने आपके सामने लिखा है। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। वेरीफाई क्या करना है कि आर इन्वर्स इज़ एंटी सिमेट्रिक। ये वेरीफाई करना है कि वेरीफाई करना है आर इज इन्वर्स इज एंटी सिमेट्रिक, इसको दिखाना है जी। तो इसको वेरीफाई करना है आर इनवर्स को एंटी सिमेट्रिक, तो स्टार्ट इस बात से लेते हैं। जाहिर है जिसको वेरीफाई करना है उसके उसके सेट ए के कोई से दो ऑर्डर पेयर्स लेते हैं जो आर इनवर्स से बिलोंग कर रहे हैं। वो किस तरह रिलेट कर रहे हैं उसको देखो कि लेट कर लिया एक्स वाई एंड वाई एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर इनवर्स से। हमने दिखाना क्या है कि फिर एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं। वो कैसे दिखाना है? अच्छा, अगर एक्स वाई आर इनवर्स में है तो फिर बेटा वाई एक्स किस में होगा? ऑब्वियसली वो आर में होगा। एंड वाई एक्स अगर आर इनवर्स में है तो एक्स वाई किस में होगा? वो भी आर में होगा। तो इसकी मैंने जगह चेंज किया तो इनवर्स से वो रिलेशन आर की शक्ल में आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। चूंकि आर तो एंटी सिमेट्रिक ऑलरेडी है, हमें पता है। तो अगर एंटी सिमेट्रिक है तो वाई अगर एक्स वाई एक्स एंड एक्स वाई दोनों आर में हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक। स्टार्ट इस लाइन से लिया था और इस लाइन पे गए तो यही दिखाना था अगर एक्स वाई और वाई एक्स आर इनवर्स में है तो वाई इज इक्वल टू एक्स है, लिहाजा आर इनवर्स इज एंटी सिमेट्रिक। और अब लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ और आज के लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ, वो है ट्रांजिटिव की कंडीशन। आर इनवर्स को ट्रांजिटिव प्रूव करना है जी। आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। अच्छा, अब उसको कैसे आप लोग वेरीफाई करोगे आर इनवर्स को ट्रांजिटिव? उसके लिए लेट कर लिया एक्स वाई एंड वाई जी दो मैंने ऑर्डर पेयर्स लिए आर इनवर्स में से। दिखाना क्या है कि एक्स जी जो सा वो भी आर इनवर्स में है। अच्छा, एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो वाई एक्स जो सा वो आर में चला जाएगा। एंड अगर वाई जी आर इनवर्स में है तो जी वाई भी आर इनवर्स में है। और अगर ये दोनों आर में है तो इनकी जगह आगे पीछे लिख दूँ। यानी ये लिखा हुआ बेटा इंग्लिश में तो यही लिखा वाई एक्स ऑर्डर पेयर एंड जी वाई बिलोंग्स टू आर। तो अब मैंने उसी एंड के लिखे हुए को जी वाई एंड वाई एक्स जो सा बिलोंग्स टू आर लिख दिया। और चूंकि आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव था, तो इसका मतलब है अगर जी वाई एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा तो जी एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग कर जाएगा। लेकिन जी एक्स अगर आर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब एक्स जी किससे बिलोंग कर जाएगा? आर इनवर्स से। तो यही प्रूव करना था कि अगर एक्स वाई और वाई जी आर इनवर्स में तो एक्स जी भी आर इनवर्स में चला जाएगा, लिहाजा आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव हो गया। और हमने ये दिखा दिया कि आर इनवर्स भी एक पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड ऑन ए है, डिफाइंड ऑन ए। और इसका मतलब ये है कि ए जैसे पोस्ट सेट आर के अंडर बनता है उसके इन्वर्स के अंडर भी वो एक पोस्ट सेट ही रहता है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हैं क्वेश्चंस में टो सेट और पोस्ट सेट्स के बारे में। अब आपने करना ये है, एक तो लेक्चर को प्रिपेयर करिएगा ऐसे ही जितना मैं बता रहा हूँ। दूसरा नंबर, बुक खोल के आपने जस्ट जो डेफिनेशंस हैं पोस्ट सेट टो सेट से रिलेटेड कुछ बातें एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको आपने वेरीफाई करना है, चेक करना है। जितना काम मैं इन चैप्टर्स में करवा रहा हूँ फाइनल के लिए आपने इसी तरह इसको प्रिपेयर करना है, बस इनफ है। सेकेंडली लास्ट में यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ, अपने दोस्तों तक भी ये कन्वे करें बात।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर देखने के बाद उनसे पोस्ट सेट और टो सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात होगी चैप्टर 7 से रिलेटेड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।